कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हम ही को तो भरना है। यस फ्रेंड्स, तो कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। जी हाँ दोस्तों, विद दिस पॉजिटिव थॉट एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियो, जिसमें हमने शामिल किए हैं यूजीसी नेट फिजिकल एजुकेशन जून 2019 ओल्ड क्वेश्चन पेपर के 87 ऑनवर्ड क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 51 to 86 यानी कि 35 to 36 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं, जिसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे जरूर देखें। और फ्रेंड्स, नेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपको हेल्प मिल सकती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम में भी नेट के क्वेश्चन पेपर से 4 to 5 क्वेश्चंस एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वेरियस टाइप्स ऑफ बजट आर, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जीरो बजट, फिक्स्ड बजट, प्रोग्राम बेस्ड बजट इज करेक्ट आंसर। मीन्स विभिन्न प्रकार के बजट को दर्शाने वाला ऑप्शन कौन सा है? और आपको बता दें, शून्य आधारित बजट, निर्धारित बजट और प्रोग्राम आधारित बजट जो है वो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग चीफ जजेस ऑफ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर ऑल्सो नोन एज। ये वही प्यारा क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है और पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स देखिए कि जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स जो होते थे, प्राचीन ओलंपिक खेलों के मुख्य जज को किस रूप में जाना जाता था? और करेक्ट आंसर आप सभी दोस्तों ने जरूर गेस कर लिया होगा, हेलेन डिकोयस के नाम से उन्हें जाना जाता था। ओके, let's move to next question now. Identify the right sequence of sensory motor integration from the options given below. यानी sensory motor integration का जो सही सीक्वेंस होता है वो आपको बताना है। So what is correct answer here? Option number 2 means जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? देखिए ACBD, यानी फर्स्ट स्टेप होता है परसेप्शन ऑफ रिसेप्टर, ओके, देन उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है दैट इज एफरेंट ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स, यानी कि इम्पल्सेस का ट्रांसफर होना। देन नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर बी मीन्स इंटरप्रिटेशन बाय सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू इसका रिकॉग्नाइज होना या इंटरप्रिटेशन होना इज थर्ड नंबर, बी इज थर्ड नंबर। देन लास्ट वन इज मीन्स फोर्थ नंबर पे होगा आपका एफरेंट ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस। एफरेंट का मतलब होता है सीएनएस की ओर पहुंचना और एफरेंट का होता है इम्पल्सेस का बाहर की ओर आना। ठीक है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। हिंदी में भी आपको बता देते हैं कि जो संवेदी संचलन समेकन होता है उसका सही अनुक्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले स्टिमुलस की धारणा यानी कि परसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस यानी अभिग्राहक की धारणा होगा। नंबर 2 पे होगा आवेग का अभिवाही अंतरण, यानी कि हमने बताया आपको एफरेंट से मतलब है यहाँ पे इम्पल्सेस का एफरेंट ट्रांसमिशन। देन थर्ड नंबर पे होगा सीएनएस द्वारा निर्वचन, यानी कि सो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन हिंदी फ्रेंड्स, इसीलिए हमने आपको इंग्लिश में पहले इसे बता दिया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा है, जो निम्न में से कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल्स में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको बता दें कि जो क्वाड्रिसेप्स होता है इसे हिप फ्लेक्सर प्लस नी एक्सटेंसर के रूप में भी जाना जाता है। इट इज प्रेजेंट एट द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। आपको पता है कि ये चार जो मसल्स का ग्रुप होता है ये थाई के इंटीरियर पोर्शन में पाया जाता है, और इसमें पूछा गया है कि कौन सी चार मसल्स, कौन सा ग्रुप है जो कि क्वाड्रिसेप्स ग्रुप में शामिल होता है। तो आपको बता देते हैं करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ACD इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। सो नंबर 1 देते हैं ACD यानी कि वेस्टस लेटरेलिस, रेक्टस फेमोरिस और साथ ही साथ वेस्टस मीडियलिस जो है वो 3 मसल्स का ग्रुप है जो कि पाए जाते हैं क्वाड्रिसेप्स में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और 4 का ग्रुप होता है तो वेस्टस इंटरमीडियस जो है वो 4th नंबर मसल है जो कि प्रेजेंट होती है क्वाड्रिसेप्स के ग्रुप में। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अगेन सेम क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा क्वाड्रिसेप्स मसल्स के ग्रुप में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मास्लो डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दैट एम्ड टू एक्सप्लेन
all the types of human need and mark them in the order people seek to satisfy them। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मास्लो ने जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया था, मोटिवेशन थ्योरी दिया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारी नीड्स होती हैं उनको किस, जो लोग होते हैं वो किस सीक्वेंस में सेटिस्फाई करना चाहते हैं, यानी किसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, किसको सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिए, उसके बाद किसका सीक्वेंस आता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, DBACE, यानी कि सबसे पहले जो नीड्स पूरी की जानी चाहिए वो क्या होती हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करना है, अगर हमारी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा किया जाना जरूरी है। देन आफ्टर दैट नंबर 2 पे आता है सेफ्टी नीड्स, और नंबर 3 पे आता है सोशल नीड्स, और 4 पे आएगा आपका एस्टीम नीड्स, और लास्ट में होता है इंटेलेक्चुअल नीड्स। सो दिस इज करेक्ट सीक्वेंस। हिंदी में भी आपको बता देते हैं कि मास्लो ने अभिप्रेरण के सिद्धांत का संतुष्ट विकास किया, जिसका लक्ष्य मानवीय आवश्यकताओं के सभी प्रकारों की व्याख्या करना था तथा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए लोग जिन आवश्यकताओं का चयन करते हैं, तो किस क्रम में करते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें शारीरिक आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए, देन आफ्टर दैट सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, देन सामाजिक आवश्यकताएं, आफ्टर दैट सम्मान पाने की आवश्यकताएं, और लास्ट में होता है बौद्धिक आवश्यकताएं। तो दिस इज करेक्ट सीक्वेंस। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अलॉटमेंट ऑफ पीरियड्स with instructions in sequence is called, and what is correct answer here friends? Option number 4 macro scheduling, यानी कि पूछा जा रहा है कि क्रमानुसार निर्देशों के साथ कालांशों का आवंटन क्या कहलाता है, and that is known as स्थूल अनुसूचन, यानी कि मैक्रो शेड्यूलिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। Let's move to next question now. Non-modifiable risk factors of diabetes are, and what is correct answer here? Option number 1 advanced age, family history and race, means मधुमेह यानी डायबिटीज के गैर रूपांतरणीय जोखिम कारक कौन से हैं? ओके, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? बढ़ी हुई उम्र, पारिवारिक इतिहास और प्रजाति, यानी कि इन कारणों की वजह से जो है डायबिटीज हो सकता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेंसिटी जोन फॉर एंड्योरेंस ट्रेनिंग इज, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंड्योरेंस यानी कि सहन क्षमता, सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए जो तीव्रता क्षेत्र होता है यानी इंटेंसिटी जोन होता है वो कितना होता है? और करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, 30 to 50% रेसिस्टेंस एप्लीकेशन। तो देखिए कि आइडेंटिफाई द एम ऑफ द लास्ट फेज ऑफ अ ईयर राउंड पीरियोडाइजेशन, यानी पीरियोडाइजेशन का जो लास्ट फेज होता है वो क्या होता है? तो सभी को पता है रिकवरी की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि वर्ष भर के पीरियोडाइजेशन के अंतिम चरण के उद्देश्य के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो अंतिम चरण क्या होता है? आप सभी को पता है, रिकवरी, यानी कि स्वास्थ्य लाभ से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द टर्म categorical variables is used for the data measured on, और करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? देखिए, ऑप्शन नंबर 3 मीन्स ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, मीन्स सुस्पष्ट चर। पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मापन यानी डाटा के प्रयोजनार्थ हेतु किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर क्रमिक और नॉमिक, यानी कि ऑर्डिनल and nominal is correct answer here. Okay, let's move to next question now. Which one of the 3 items are part of Barrow 3 item general motor ability test for men? और बात की जा रही है कि जो बैरो ने जो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट दिया था उसमें कौन से 3 आइटम्स को इंक्लूड किया गया था? एंड करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर 4 स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, चिक जैग रन, मेडिसिन बॉल पुट, 6 LBS इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बैरो ने जो 3 आइटम टेस्ट दिया था वो किस लिए यूज होता है? तो दैट इज जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। पिक आउट द करेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिजेंबलिंग द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के फंक्शन से रिलेटेड जो करेक्ट ग्रुप है वो कौन सा है? यहाँ पे देखिए, तो हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। प्लानिंग, सबसे पहले अगर कुछ भी करना है, आप
कोई भी लक्ष्य लेके चल रहे हैं तो सबसे पहले प्लान करना जरूरी है उसे पूरा करने के लिए, देन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, देन कोऑर्डिनेटिंग, देन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि प्रबंधन के मूल क्रियाकलापों के जो सीक्वेंस होते हैं, शब्द होते हैं, जो भी हैं उसमें शामिल होते हैं स्टेप्स, उनको सही सीक्वेंस में आपको बताना है। तो नियोजन करना, संगठित करना, समन्वय करना, आदेश देना और नियंत्रण करना, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस के रूप में मेनली इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ अंडर मेंशन ओलंपिक गेम्स, यानी कि जो ओलंपिक गेम्स जिस सीक्वेंस में हेल्ड हुए थे तो उसमें आपको बताना है कि सही सीक्वेंस कौन सा है। तो देखिए, रोम, टोक्यो, मैक्सिको सिटी एंड म्यूनिक, दिस इज करेक्ट सीक्वेंस। Okay, let's move to next question now. Arrange the heat disorders in ascending order of their severity, यानी कि कुछ heat disorders यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको उनके severity यानी कि गंभीरता के क्रम में आपको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है गंभीरता के क्रम में। तो करेक्ट आंसर क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, यानी सबसे पहले आता है नंबर 1 पे ई, हीट एग्जॉशन ड्यू टू सॉल्ट डिप्लीशन, सॉल्ट की कमी के कारण जो हीट डिसऑर्डर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हीट एग्जॉशन ड्यू टू वाटर डिप्लीशन, वाटर की कमी के कारण जो हीट डिसऑर्डर होते हैं। नंबर 3 पे है आपका सी, यानी कि हीट क्रैम्प्स आते हैं उसके बाद, जो कि ज्यादा सीवियर होते हैं। देन उससे भी ज्यादा सीवियर जो होते हैं वो हीट साइनेकोप, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा सीवियर होता है दैट इज हीट स्ट्रोक। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जो ताप विकार होते हैं, हीट डिसऑर्डर होते हैं, उनके गंभीरता के क्रम में आपको बढ़ते क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले लवण की कमी के कारण ताप परिश्रांति, देन जल की कमी के कारण, देन एथन, देन साइनेकोप एंड देन हीट स्ट्रोक। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द करेक्ट फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंडेंट फैक्टर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर 2 बी, सी एंड डी। तो बी में क्या दिया गया है, देखिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम बिटवीन फ्लूइड एंड ऑब्जेक्ट, इसमें शामिल होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंडेंट फैक्टर्स में आता है, और उसके साथ साथ कोल्ड एंड हॉट सेंसेशन ऑफ फ्लूइड भी आता है, और कंपोजिशन ऑफ सरफेस इनको इंक्लूड किया जाता है। मींस नीचे दिए गए विकल्पों में से सही तरल परिवर्ती घर्षण आश्रित कारकों यानी फैक्टर्स को, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंडेंट फैक्टर्स की पहचान आपको करनी है, और करेक्ट आंसर हमने आपको बता दिया है, ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि आपको बी, सी एंड डी जो है ये इसमें शामिल किए जाते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अकॉर्डिंग टू बंडूरा लर्निंग ऑफ बिहेवियर टेक्स प्लेस इन 4 स्टेजेस, दे आर एज, बंडूरा के अकॉर्डिंग जो लर्निंग होती है वो किन 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, उनके सही सीक्वेंस को आपको यहाँ पे बताना है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए अटेंशन नंबर 1, देन रिटेंशन नंबर 2, देन रिप्रोडक्शन नंबर 3 एंड देन रीइंफोर्समेंट इज एट नंबर 4। द करेक्ट सीक्वेंस इज the correct sequence is attention, retention, reproduction and then at last reinforcement. Means it is asking कि बंडूरा के अनुसार व्यवहार का विगम 4 चरणों में होता है, वो कौन कौन से हैं। तो इस आपको ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबिलिटी इन क्यूरिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी इज इट्स, and what is correct answer, option number 4 adaptability। means the question is asking कि समाज की जरूरतों के हिसाब से पाठचर्या में लचीलापन क्या है, इसका अनुकूलन है। अनुकूलन इन द सेंस कि जो भी क्यूरिकुलम होता है उसमें जो भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है समाज की जरूरतों के अकॉर्डिंग, तो वो एक प्रकार का अनुकूलन यानी कि अडॉप्टेशन होता है जरूरत के हिसाब से और समाज के जरूरतों के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और DSSB के एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, नेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपको काफी हेल्प मिलेगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि हमने तो नेट का पेपर हमें नहीं देना है, हमने तो फॉर्म नहीं भरा है, तो फिर हम क्यों अननेसेसरी इन वीडियोस को देखें। बिल्कुल नहीं, आपको इन सभी वीडियोस को लगातार देखना है, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें
और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ग्रुप ऑफ वर्ड सिग्निफाइज द एब्रिविएशन ABC यूज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट एड प्रोसीजर, यानी कि फर्स्ट एड प्रोसीजर के दौरान जो ABC यूज किया जाता है उसका सही फुल फॉर्म क्या है। और करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर 4, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, यानी कि वायु मार्ग, श्वसन एंड परिसंचरण। ऑप्शन नंबर 4 इज correct answer. Next question, arrange the following phases of reactionability in order of sequence. सही ऑर्डर में, सही सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है रिएक्शनेबिलिटी के phases को। ओके, व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, ADCBE। मींस नंबर 1 पे आता है आपका A। व्हाट इज करेक्ट आंसर सीक्वेंस? नंबर 1, टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच द सेंस ऑर्गन। सबसे पहले वो टाइम होता है जो कि जिसके थ्रू, जो सिग्नल्स के थ्रू सेंस और सिग्नल जो होता है वो सेंस ऑर्गन तक सबसे पहले पहुंचता है। उसके बाद नंबर 2 पे आएगा आपका टाइम टेकन बाय द सेंस ऑर्गन टू जनरेट अ नर्व इंपल्स। जैसे ही सिग्नल से जो भी कोई सिग्नल है वो सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं तो फिर वो नर्व इंपल्सेस जनरेट करते हैं। देन आफ्टर दैट टाइम टेकन बाय सिग्नल्स टू रीच द CNS। इन सिग्नल्स को, इंपल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया जाता है। देन आफ्टर दैट B इज 4th नंबर, मींस टाइम टेकन बाय द CNS टू जनरेट मोटर नर्व इंपल्सेस। अब CNS तक जो सिग्नल्स पहुंच चुके हैं, इंपल्सेस पहुंच चुके हैं, तो वो जनरेट करते हैं मोटर नर्व इंपल्सेस, यानी कि वो मोटर्स मसल्स को एक्टिवेट कर देते हैं या फिर मसल्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं या किसी पर्टिकुलर ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब ये हार्मोन सिक्रीट होना है, या वो नर्व इंपल्सेस को जनरेट करते हैं, मोटर नर्व इंपल्सेस को। देन एट लास्ट व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट हैपेंस एट लास्ट? टाइम टेकन बाय द मोटर नर्व इंपल्स टू रीच द मसल्स। पहले ही हमने आपको बता दिया है कि जो नर्व इंपल्स जनरेट होते हैं वो मसल्स तक पहुंचते हैं और फिर क्या होता है, उन मसल्स के थ्रू कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया जाता है या कोई भी रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये पूरा रिएक्शनेबिलिटी का सीक्वेंस फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से। तो दैट इज करेक्ट सीक्वेंस। लेट्स मूव टू next question, and the next question is asking that following are commands in SPSS 17 version for starting ANCOVA, and what is correct answer? Option number 4 is correct answer. तो क्या है वो कमांड्स जो कि SPSS 17 वर्जन में ANCOVA की यूज की जाती हैं? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। A एनालाइज, देन D univariate and D general linear model, and then C univariate. This is correct sequence. This is the correct commands used in SPSS 17 version of starting ANCOVA. Okay, option number 4 is correct here. This is the sequence A, D, C. Let's move to next question now, and the next question is asking a person weighing 130 pounds climbs 4 steps in 0.52 seconds. The height of each step is 7 inch. What is the power executed by that person? तो कितना पावर एग्जीक्यूट किया जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है देखिए, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। 583.33 फीट LBS पर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग बस AH and Perry M 1992 constructed an aggregation scale which consisted of 4 factors. तो कौन से 4 फैक्टर्स को शामिल किया गया था एग्रीगेशन स्केल में, जो कि बस AH एंड पेरी M के द्वारा 1992 में दिए गए थे? तो आपको यहाँ पे सही आंसर गेस करना है, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 फिजिकल एग्रेशन, वर्बल एग्रेशन एंड एंगर एंड hostility is correct answer. Next question, and the next question is asking that non-sporting facilities associated with mega sport events are, and what is correct answer here? Option number 2 games village, city makeover and transportation. means विशाल खेलकूद आयोजनों से संबंधित गैर खेलकूद सुविधाएं, यानी कि नॉन स्पोर्ट फैसिलिटीज क्या होती हैं? खेलगांव, शहर का कायाकल्प एंड परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट इज करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए स्क्रीन पे, और आपको पता होना चाहिए। ऑफर हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ऑफर हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस से एक क्वेश्चन एग्जाम में UPTGT 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है फ्रेंड्स।
तो देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ऑफर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट कंटेन्स 3 टेस्ट आइटम्स फ्रॉम द टेस्ट लिस्ट आइटम्स लिस्टेड बिलो, यानी कि आउट ऑफ 6 बैटरीज या 6 टेस्ट आइटम्स, जो 6 टेस्ट आइटम्स होते हैं ऑफर यूथ फिजिकल हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टेस्ट के, तो उसमें इनमें से कौन से 3 हैं जो उसमें शामिल किए जाते हैं। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ACE, मीन्स A, C and E is correct answer, means cardiorespiratory function test, body composition, abdominal and low back hamstring musculoskeletal function, ये तीनों वो हैं जो कि ऑफर हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टेस्ट के 6 आइटम्स में से 3 हैं। ओके, सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा। क्वेश्चन इन हिंदी ऑल्सो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग कमांड्स आर यूज्ड इन SPSS 17 वर्जन फॉर फैक्टर एनालिसिस। आपको पता है कि ये तीनों कमांड्स यूज होती हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है। अब आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, ये किस सीक्वेंस में यूज की जाती हैं। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 मींस एनालाइज। व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज, देन डाटा रिडक्शन, देन फैक्टर, यानी कि A देन C एंड B इज करेक्ट सीक्वेंस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मिड डे मील एम्स टू, यानी कि जो मध्याह्न भोजन स्कीम है वो किस पे फोकस करती है या किस लक्ष्य से बनाई गई है। तो करेक्ट आंसर क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर हियर। इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट, इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस एज वेल एज एड्रेस माल न्यूट्रिशन। मीन्स मध्याह्न भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्कूल में छात्र पंजीकरण में वृद्धि करना, बच्चों की नंबर में एनरोलमेंट में वृद्धि होना, स्कूल में उपस्थिति अटेंडेंस में बच्चों की वृद्धि होना और कुपोषण पर ध्यान देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड किया जाता है उनको और बच्चे कुपोषण का शिकार कम होते हैं। दिस इज करेक्ट सीक्वेंस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। 4 भागों में बांटा गया है फिजिकल हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस को, तो वो सही सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। और सही सीक्वेंस देखिए यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर 2 मीन्स CABD। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा पीरियड है? देखिए आपको पता है होमेरिक पीरियड आता है, देन नंबर 2 पे स्पार्टा पीरियड, नंबर 3 पे अर्ली एथेंस पीरियड एंड नंबर 4 पे गोल्डन पीरियड। फ्रेंड्स, गोल्डन पीरियड का मतलब क्या है? पोस्ट एथेंस, उसको गोल्डन एज के रूप में भी जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम आपको हिंदी में भी बता देते हैं। देखिए जो पहला है वो कौन सा है? तो होमरिक काल है, दूसरा स्पार्टन काल है और पूर्व एथेंस पीरियड है नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे जो है वो पोस्ट एथेंस पीरियड है, जिसे कि स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क फॉर यू ऑल। और स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो आप सभी को होमवर्क के लिए हमने यहाँ पे शामिल किया है। बिफोर 1947 हाउ मेनी फिजिकल इंस्टीट्यूट्स वर देयर इन इंडिया, यानी कि पूछा जा रहा है कि 1947 यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपकमिंग वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।